नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतगणना की तैयारियां पूरी। 8 जोन में बांटा गया काउंटिंग क्षेत्र। ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में किया सील। नगर निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस ने पंचायत चुनावों को लेकर उठाया सवाल। पूछा, क्या समय पर हो पाएगा गांव की सरकार का मतदान? 27 नवंबर को खत्म हो रहा कार्यकाल। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी भगवानपुर नगर पंचायत। करोड़ों रुपए खर्च कर लाए गए कूड़ेदान के यंत्र और मोबाइल टॉयलेटों पर चढ़ी धूल की चादर। हल्द्वानी में सड़क सौंदर्यीकरण का मामला। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिए सरकार को मानक पेश करने के आदेश। व्यापारियों की याचिकाओं पर 2 दिसंबर को अगली सुनवाई। और शहरों की हवा हुई जहरीली तो पर्यटकों ने किया पहाड़ों का रुख। सीजन से पहले बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे नैनीताल। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव की मतगणना के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सुबह 8 बजे से ऊखीमठ में मतगणना शुरू हो जाएगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया है कि मतगणना के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से पूरे मतगणना स्थल को 3 जोनों में बांटा गया है। साथ ही मतदान कर्मियों को मतगणना के लिए ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी पूरी करा दी गई है। उन्होंने कहा कि मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और लगभग 1:30 से 2 बजे तक प्रक्रिया संपन्न होगी। केदारनाथ उप निर्वाचन का जो पश्चात जो है मतगणना की तैयारी संपन्न की जा चुकी है। काउंटिंग सेंटर का तैयारी किया गया है। वहाँ पे 3 घेरों में सुरक्षा व्यवस्था तैनात किया गया है। अंदरूनी घेरे में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाएगी। उसके बाद मिडिल लेयर में स्टेट आर्म पुलिस का तैनाती किया जाएगा। आउटर लेयर में राज्य पुलिस के द्वारा तैनाती की जाएगी। कोई भी व्यक्ति आउटर घेरे के अंदर जो है मोबाइल इक्विपमेंट्स या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रवेश नहीं लेकर आ सकता है। उसके बारे में जानकारी मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से और राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके अवेलेबल करा दिया गया है। इसके अलावा जितने भी वहाँ पे प्रवेश के लिए इच्छुक व्यक्ति होंगे जो काउंटिंग एजेंट के रूप में कार्य करना चाहते हैं अथवा कार्मिक के रूप में उनका ड्यूटी तैनात किया गया, उनको अपना ऑफिशियल आईडी कार्ड या जो प्रवेश पास होगा उसको लेकर अंदर आने के निर्देश दिए गए हैं। केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा का दावा है कि वो अब तक का सबसे बड़ा इतिहास रचने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दरअसल कहा कि जिस तरीके से मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया, इससे जाहिर है कि जनता भाजपा के साथ है और भाजपा के विकास कार्यों से जनता पूरे तरीके से संतुष्ट है। वहीं उन्होंने कहा कि केदारनाथ की देवतुल्य जनता ऐतिहासिक जीत के रूप में भाजपा प्रत्याशी को जिताना चाहती है, जिसके लिए जनता ने अधिक से अधिक मतदान कर ये साबित कर दिया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा जल्द ही अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर जल्द ही निकाय चुनावों को लेकर अपनी तैयारी कर रही है। देखिए, मैंने शुरू से ही कहा है कि अभी तक की सबसे बड़ी जीत एक केदारनाथ में हम सबको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा मतदान हुआ है। मैं केदारनाथ की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, माँ की मातृशक्ति का आभार व्यक्त करता हूँ कि केदारनाथ का जो देवतुल्य स्वरूप है उस पर उन्होंने मोहर लगाई और पोल परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है। बाई इलेक्शन में इतना परसेंटेज रहता नहीं है। ये बहुत अच्छा, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, हर बूथ को जीतने का प्रयास किया और मेरा उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है, हम कम से कम 90% पोलिंग बूथों पर हमारी सीट पर तक जीत होगी। उत्तराखंड में पंचायत का कार्यकाल 27 नवंबर को खत्म होने जा रहा है, जहां प्रदेश में 1.5 साल से अधिक तक निकाय चुनाव नहीं हुए हैं। तो क्या समय पर पंचायत चुनाव हो पाएंगे? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने यह सवाल उठाया और कहा कि जिस सरकार की वजह से 1.5 साल से निकाय चुनाव नहीं हो पाया, वो सरकार पंचायत चुनाव कैसे टाइम पर करवाएगी? प्रदेश सरकार हर चुनाव अपने फायदे के अनुसार करवाना चाहती है। जनता की परेशानी से प्रदेश सरकार को कोई मतलब नहीं।
सरकार अभी तो जो निकाय चुनाव है उसको जो है नहीं करा पा रही है। रोज जो है कहती है कि हम शीघ्र जो है चुनाव कराने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक जो है चुनाव की जो घोषणा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई विधिवत जो है। अभी सरकार क्यों डरी हुई है, सहमी हुई है? आम जन जो है सरकार के खिलाफ जो है सड़कों पर उतरने का काम कर रहे हैं। लोगों के मन में आक्रोश है और भाजपा को सबक सिखाना चाहते हैं, इसलिए चुनाव टाल रही है। पंचायत चुनाव तो अब उसके बाद होना है, तो अभी जब निकाय चुनाव नहीं हुए तो पंचायत चुनाव कैसे हो पाएंगे? तो बड़ा लगता नहीं है मुझे कि निकट भविष्य में पंचायत चुनाव हो पाएंगे। अडानी ग्रुप पर यूएस की कोर्ट में लगे जुर्माने और जारी हुए वारंट पर अब देश में भी जमकर राजनीति शुरू हो गई है, जिसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अडानी प्रकरण मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहले ही सेबी की अडानी से संलिप्तता को लेकर चेताया था। उन्होंने कहा कि अडानी के पोर्ट पर 3000 करोड़ का नशा पकड़ा गया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अमेरिका की एजेंसी ने इस भ्रष्टाचार का खुलासा किया और राहुल गांधी की बात को सच साबित किया है। नियमों का उल्लंघन करके और गलत बयानी करके अपने शेयर बेचने का आरोप भी अडानी ग्रुप पर लगा है। साथ ही किस तरीके से विद्युत के दाम बढ़ाने के लिए उनके संयंत्रों को खरीदने में कीमत बढ़ाकर दिखाई गई, कोयले की खरीद जो दिखाई गई वो दुगने तिगने के दाम में दिखाई गई, और वो आज इस चीज़ का खुलासा हुआ है। आखिर भारत सरकार इस पर कब कार्रवाई करेगी, इस पर भी चर्चा है। और सेबी की जो प्रमुख है बुच, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, कब अडानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई होगी, इस बात को लेकर कल कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तराखंड प्रदेश में पुतला दहन का कार्यक्रम करेगी, साथ में अडानी की गिरफ्तारी की मांग करेगी। एक तरफ अमेरिका उनके खिलाफ वारंट जारी करती है उनके भतीजे के खिलाफ, दूसरा भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा इसकी जांच की मांग कर रहे हैं और उस जांच में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हम कर रहे हैं। एसपी चंपावत अजय गणपति के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने और नशा कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। एसपी अजय गणपति के निर्देश पर जनपद चंपावत की चौकी बाराकोट की पुलिस टीम के द्वारा गुरुवार रात को एसएचओ लोहाघाट अशोक कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर बाराकोट चौकी प्रभारी हरीश प्रसाद के नेतृत्व में घाट क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है। चेकिंग के दौरान जनपद पिथौरागढ़ में आर्मी भर्ती में सम्मिलित युवाओं को लेकर टनकपुर को आ रही पिथौरागढ़ के एक प्राइवेट स्कूल की बस को चेक किया गया तो बस चालक मनोहर दत्त के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई है। चौकी प्रभारी बाराकोट हरीश प्रसाद के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन चालक को शराब के नशे में धुत होकर वाहन चलाने और यात्रियों की जान को खतरे में डालने पर गिरफ्तार कर लिया गया है और स्कूल बस को भी सीज किया है। चंपावत जिले में शिक्षा विभाग के मिनिस्ट्रियल कार्मिकों ने एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन नैनीताल के आह्वान में अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। फेडरेशन के जनपद अध्यक्ष नागेंद्र जोशी और महामंत्री जीवन चंद्र ओली का कहना है कि विभाग लंबे समय से कार्मिकों की मांगों को अनसुनी कर रहा है, जिससे कई छोटे छोटे प्रकरण लंबित हो रहे हैं, जिसका खामियाजा कार्मिकों को भुगतना पड़ रहा। इसलिए विभाग यदि अभी भी उनकी मांगों को अनसुनी करता है तो समस्त कार्मिक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग और सरकार की होगी। एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन कुमाऊं मंडल नैनीताल के आह्वान में आज कुमाऊं मंडल के सारे मिनिस्ट्रियल कार्मिक काला फीता बांधकर अपनी विभिन्न मांगों के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम सरकार से और विभाग से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप इन मांगों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इन्हें पूरा करें, अन्यथा हमारे सभी कार्मिक उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विभाग और सरकार की होगी।
शिक्षा विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के कतिपय प्रकरण निदेशालय स्तर पर लंबित हैं और इन प्रकरणों के निस्तारण हेतु कर्मचारी पूर्व से ही चरणबद्ध अपने इन मांगों के समाधान हेतु विभाग से मांग कर रहा था, लेकिन विभागीय अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण कर्मचारियों की मांगे जस की तस होने के कारण आज कर्मचारियों द्वारा काला फीता बांध करके 23 तारीख तक ये कार्यक्रम किया जाना। उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कार्यालय में 1 दिवसीय धरना, उसके बाद जो है कि फिर अपर निदेशक कार्यालय कुमाऊं मंडल नैनीताल में धरना के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जानी है। हम चाहते हैं कि विभाग से ऐसी स्थिति आने से पूर्व ही कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों का समाधान कर दिया जाए, ताकि किसी प्रकार के उग्र आंदोलन हेतु कर्मचारियों को बाध्य न होना पड़े। हमारे विभाग से इन्हीं मांगों को लेकर के यह संघर्ष चल रहा है। हरिद्वार में एक अजीबोगरीब ठगी का मामला सामने आया। ठग नए नए तरीके से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे और लोगों से अपनी जमा पूंजी लूट कर उन्हें कंगाल बना रहे। पर इस बार ठगी किसी आम आदमी के द्वारा नहीं की गई है, बल्कि उत्तराखंड पुलिस के एक जवान के द्वारा की गई है। वर्दीधारी पुलिसकर्मी ने मनी ट्रांसफर वाले को 1,12,000 का चूना लगाया है। पूरा मामला दरअसल हरिद्वार के रोशनाबाद का है, जहां पर साइबर कैफे चलाने वाले गौतम और सद्दाम के पास उत्तराखंड पुलिस की वर्दी में जॉनी नामक पुलिसकर्मी पहुंचता है और साइबर कैफे संचालक गौतम और सद्दाम से 75,000 और 37,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने को बोलता है, जिसके बाद पुलिसकर्मी के द्वारा दिए गए अकाउंट नंबर पर संचालक ने पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए, जिसके बाद साइबर कैफे वालों ने पुलिसकर्मी से कैश पैसे मांगे तो पुलिस वाला वर्दी की अकड़ दिखाते हुए गाली गलौज करने लगता है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद थाना ले जाकर वर्दीधारी से पूछताछ की गई तो पता चला कि आरोपी पुलिसकर्मी देहरादून की पुलिस लाइन में पोस्टेड है। रोशनाबाद में साइबर कैफे की दुकान है, वहाँ पे मैं मनी ट्रांसफ़र वगैरह का काम करता हूँ। मेरी दुकान पे जॉनी कुमार सन ऑफ वेदपाल सिंह नाम का शख्स आता है और वह अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कराता है और बोलता है कि मेरे किसी परिवार के सदस्य की तबीयत ख़राब है, उसको मुझे पैसे भेजने हैं। तो मैं उसको पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ और उससे फिर ट्रांसफ़र करने के बाद कैश मांगता हूँ, तो वो पुलिस की वर्दी में था वो शख्स मौजूद, बोलता है कि मैं पैसे नहीं दूँगा और गाली गलौज भी करता है मेरे साथ में। सर मेरी यही निवेदन है कि बस मेरे पैसे वापसी मिल जाए। 75,000 रुपये की टोटल ट्रांजैक्शन है, कृपया करके मेरी इस चीज़ की सही तरीके से कार्रवाई करें। एक शख्स मेरी दुकान पे आता है पुलिस की वर्दी में और वो मुझसे ट्रांजैक्शन करवाता है। उसका नाम जॉनी सिंह है और सन ऑफ वेदपाल। वो मेरे से ट्रांजैक्शन करवाता है 20,000 रुपये की और बोलता है कि मैं अभी तुम्हें कैश दूंगा। पहले उसने 20,000 रुपये डलवाए, फिर उसने 12,000 रुपये डलवाए, फिर उसने 5,000 रुपये डलवाए। मैंने उसको बोला कि भाई मुझे कैश दो, तो बोलता है कि जाओ मैं नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैंने अपने रिश्तेदारों को लगा दिया है, मेरे रिश्तेदारों की तबीयत ख़राब है, मैंने वहाँ पैसा लगा दिया है। और हम उससे पैसे ले रहे हैं तो वो पैसे नहीं दे रहा है और धमकी दे रहा है और वर्दी की आड़ में ऐसी गाली गलौज कर रहा है, बदतमीजी दे रहा है, कह रहा है मैं नहीं दूंगा पैसे, आपको जो करना है वो कर लो। अगर आम नागरिक के साथ ऐसा होगा तो हम लोग कैसे व्यापार चला पाएंगे? और इस शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और हमें बस यही निवेदन है आपसे कि हमारे पैसे वापसी मिल जाए। जी सर, जी हम अभी थाना चौकी सिडीगुल में आए हैं। लिखित द्वारा में हम उसको इंस्पेक्टर साहब को, दरोगा जी को ये एप्लीकेशन दे। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। नगर पंचायत बना तो आवाम ने सोचा कुछ तो अब भगवानपुर का उद्धार होगा, गंदगी हटेगी, महिलाओं के लिए सुविधाएं होंगी। करोड़ों रुपए खर्च कर लगाए गए कूड़ेदान के यंत्र अब धूल चाटते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए करोड़ों के खर्च से लाई गई शौचालय की ट्रॉलियां मिट्टी में धूल की चादर से ढक गई, मगर अधिकारियों के कानों तक जू नहीं रहेंगी।
और भगवानपुर नगर पंचायत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। भगवानपुर नगर पंचायत में विकास का आईना गायब होकर सिर्फ भ्रष्टाचार ही दिखाई दे रहा। वहीं नगर पंचायत अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने अपना पल्ला झाड़ते हुए बताया कि हमें डोर टू डोर कूड़ा उठाने का आदेश है। अगर अधिकारी की बात सुने तो मोबाइल टॉयलेट और कूड़ेदान की जरूरत ही क्या है, जिसमें सरकार के लाखों करोड़ों रुपए कूड़े में दफन हो गए, जो कि अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये वास्तविकता है कि जब से नगर पंचायत भगवानपुर से चार्ज हमारा हटा है तो व्यवस्थाएं पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। इस विषय में बीच बीच में हमारे पास क्षेत्र के लोग भी आए, उनके माध्यम से हमने एसडीएम भगवानपुर से भी इस विषय में कई बार बात हो चुकी है और ईओ भगवानपुर उनसे भी कई बार बात हो चुकी है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ व्यवस्थाएं अभी तक उस तरह हो नहीं पाई जिस तरह होनी चाहिए। इसके लिए हमने एक बात ऊपर भी करी है, मंत्री से भी एक बार मैं मिला इस विषय में। मैंने कहा जी ऐसे करके पूरे नगर पंचायत भगवानपुर की सफाई व्यवस्था हो या अन्य सिस्टम हो, पूरा सिस्टम बिगड़ चुका है। उसको दादी की तरफ जाओ तो जितने भी सफाई के कूड़ेदान है, दर्जनों कूड़ेदान है, उन पे घास उग रही है वहाँ रख रखे। किसी गली नुक्कड़ पे नहीं है, कहीं कोई नहीं है, कहीं बस स्टैंड पे नहीं है, कहीं किसी मंदिर के पास नहीं है, मस्जिद के पास नहीं है, कहीं भी किसी गली की व्यवस्था का कूड़ेदान नहीं है, वहाँ घास उग रही है उन पर। और हमने वहाँ देखा है 2-4 जो लैट्रीन आई थी, जो शौचालय आए थे, चलते फिरते शौचालय पे, फिर भी वहाँ धूप में जलने शुरू हो गए, खराब होने शुरू हो गए। निरीक्षण किया है, आपके मोबाइल टॉयलेट का भी किया है, वो तो डैमेज की स्थिति में है। और जो हमारे डस्टबिन है बड़े वाले, उन डस्टबिन को हम रखने की हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और डस्टबिन हम रख सकते हैं। हमारे कूड़ा डोर टू डोर उठ रहा है, तो ये शासन के भी आदेश हैं कि डोर टू डोर कूड़ा उठता है, वहाँ से बड़े डस्टबिन नहीं रखे जा सकते। नहीं, उस टाइम इतने वहाँ नहीं, जैसे नई नगर पंचायत बनी थी उस टाइम इतने हमारे पास संसाधन नहीं थे, तो उस टाइम तत्कालीन अधिशासी अधिकारी ने डस्टबिन मंगाए थे, उनको जगह जगह रखा गया था उस टाइम। हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने नारसन विकास खंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण के बाद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की उपस्थिति और सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही विकास खंड स्तर पर चल रही योजनाओं की डीएम ने विस्तार से जानकारी ली है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए हैं कि अधूरे निर्माणाधीन कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण किए जाने की सभी को निर्देश दिए हैं। विकास खंड के निरीक्षण के बाद मंगलौर नगर पालिका परिषद में भी औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। अचानक नगर पालिका में डीएम के अचानक आने के बाद कर्मचारियों में हड़कंप देखने को मिला है। निरीक्षण किया गया है ब्लॉक नारसन का, और इसमें हमने ये पाया है कि जो वित्त आयोग की धनराशि को समय से खर्च किया जाना था, वो अभी प्रथम किस्त की धनराशि भी जो है राज्य वित्त आयोग की खर्च नहीं हुई है। यहाँ तक कि उसके टेंडर भी निकले नहीं हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैंने इनको निर्देशित किया है कि अतिशीघ्र जो है इसके टेंडर निकाल करके कार्य पूर्ण किए जाएं, क्योंकि इस वर्ष में 8 माह समाप्त हो चुका है, 4 महीने बचे हुए हैं। इसी वित्तीय वर्ष में धनराशि को समाप्त करना है, इसलिए हमने इनको निर्देशित किया है कि इसको समय से समाप्त करें। भारतीय किसान यूनियन तोमर के बैनर तले किसानों ने रुड़की के रामनगर स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है और जमकर नारेबाजी की। भाकियू तोमर के जिला प्रभारी मुसीर आलम ने आरोप लगाया है और कहा कि विद्युत विभाग के द्वारा किसानों का जानबूझकर शोषण किया जा रहा है। पिछले साल हरजोली झोझा में एक किसान के घर पर विद्युत विभाग के द्वारा छापेमारी की गई, जिसका जुर्माना किसान ने जमा करा दिया था। वहीं विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा किसान के नाम 2 बार जुर्माना कर लगा दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत और निराधार था। तो एक दिवसीय था। अगर हमारी मांगे नहीं माननी जाती तो फिर इसकी निश्चितकालीन धरने की घोषणा कर दी जाएगी। आज किसानों को परेशान किया जा रहा है, किसानों को बहुत परेशान करा जा रहा है। ये धरने का उत्पीड़न बहुत जारी है। हम आन के एसडीओ साहब से मिले, उसने हमें ये बोला कि मेरे बस का नहीं है, ये मैं इसे निपटा नहीं सकता। हमें उन्होंने स्पष्ट मनाया करी, जिला अधिकारी के भी कहने के बावजूद। सुबह से बैठे जी, कोई अधिकारी हमारे पास अब तक नहीं आया। हमने एक्शन साहब पर रिसोले रखी, अनैया को सूचना दे रखी। 5/1/2022 में
एसडीओ वीरेंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा व जीआई सतीश कुमार के द्वारा ग्राम हरजोली जोजा में एक छापेमारी की गई थी, जिसमें इस्लाम सुल्तान के घर जो छापेमारी करी गई थी उसमें विभाग द्वारा जो उसे नोटिस जारी किया था, उस नोटिस में उसने जो उसके पास जुर्माना लगा था वो जुर्माना उसने यहाँ पे जमा करा दिया और यहाँ से विभाग से रसीद ले ली थी। ठीक 1 साल के बाद इन्होंने उसी आदमी को उसी दिन की पिछली रसीद एक बार फिर भेज दी, फिर नोटिस भेज दिया। इधर लक्सर पुलिस ने सट्टे की खाईबाड़ी कर रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से सट्टा पर्ची, पेन सहित पट्टे और सट्टे के 1120 रुपए बरामद किए हैं। आरोपी ऋषि पाल लक्सर के सुल्तानपुर कस्बे का निवासी बताया जाता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।